तो चलिए बच्चों, अपन वेक्टर्स की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें। तो ये जो आप लोग के एनसीईआरटी की बुक है, जो न्यू सिलेबस जो दिख रहा है, उसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं दिखा। लेकिन बच्चों, बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फिजिक्स पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए टीचर्स पढ़ाएंगे। ऐसे वेक्टर्स जो हैं, ये तीन चीज़ें, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर, ये पूरा 11th और पूरा 12th इसमें आपको लगेगा। अब वेक्टर्स में भी प्रॉब्लम ये है, जो मुझे दिख रहा है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रहा है ना, और मल्टीप्लिकेशन नहीं, और जबकि जब जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपन लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, क्योंकि वो बीच बीच में अपन को जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, आपको मैंने लास्ट क्लास में रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स जो है था वो करवा दिया था। आज अपन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को मैंने बताया, स्केलर में आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेकिन वेक्टर्स में जो है हम लोग ऐड करते हैं, एडिशन आपको सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन मैंने सिखा दिया, साथ में रिजोल्यूशन सिखा दिया, क्योंकि वेक्टर्स का रिजोल्यूशंस बहुत ज़रूरी है। पर एक और चीज़ है, जैसे आप ध्यान रखिए, हालांकि मुझे याद है मैंने पिछली बार कुछ कहीं आपको सिखाया भी था, पर फिर भी और एक बार डिस्कस कर देता हूँ। जैसे ये बॉडी है, यदि ये मान लीजिए रोलर है, अब रोलर में होता ये है कि मान लीजिए आपने ये फोर्स लगाया F, अब ये रोलर आगे मूव करेगा। आपसे पूछा जाए बताइए कितने फोर्स से मूव करेगा, तो याद रखो ये फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स आप ऐसा लगा रहे हो। इस रिजल्टेंट को आप रिजॉल्व कर सकते हैं इसके टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट ये होगा जो एंगल बनाएगा, ये कंपोनेंट जो एंगल बनाता वो होता है F cos थीटा, और सेकंड कंपोनेंट इसके ठीक परपेंडिकुलर होता है, ये होता है F sin थीटा। ये आप लोग याद रखिएगा, कभी भी किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर को आप रिजॉल्व कर सकते हो उसके टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। उसका एक कंपोनेंट जो एंगल बनाता है होता है R cos थीटा, सेकंड कंपोनेंट इसका ठीक परपेंडिकुलर होता है, ये होता है R sin थीटा। ये एक्चुअली में किस बेसिस पर है, तो मैंने आपको ये इस तरीके से सिखाया था। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है AX, ये वेक्टर है AY, है ना, और इन दोनों का रिजल्टेंट है ये मान लीजिए वेक्टर A, ये एंगल थीटा। अब इसकी जो लेंथ है, इस वेक्टर की जो लेंथ है मतलब मैग्नीट्यूड, तो अपन विदाउट बार कर देंगे। इसका मतलब ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यहां पर अपन बात करें, यदि ये वेक्टर है इसकी लेंथ, तो अपन यदि बार को हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड, यहां पर ये लेंथ जो है बार हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको क्लियर है। यहां पर मैं बोलूंगा साइन थीटा, तो आपको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ए वाई अपॉन ए बोलोगे, तो ए वाई इज इक्वल टू क्या बोलोगे, ए साइन थीटा। ऐसे में बोलूंगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो आप लोग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस आपको ए एक्स लेंथ का दिख रहा है और हाइपोटेन्यूस ए का, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। मतलब आप चाहो तो इस ए एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, ए कॉस थीटा, इस ए वाई की जगह क्या लिख सकते हो, ए साइन थीटा। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि एक्चुअली में ये ए कॉस थीटा है क्या, तो आपको पता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये, और ये क्या है, ए साइन थीटा, तो आप बोलोगे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए क्या है, इस रिजल्टेंट ए का मैग्नीट्यूड। यदि इसका मैं लाइक वेक्टर ड्रॉ करता तो ये ऐसा आता, इसका मैग्नीट्यूड भी डेफिनेटली यही होगा, ए साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आपको कोई रिजल्टेंट वेक्टर दिया है, उसका मैग्नीट्यूड दिया है, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं उसके टू कंपोनेंट्स में, टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट वो होगा जो एंगल बनाएगा, एक कंपोनेंट वो होगा जो एंगल नहीं बनाएगा, लेकिन फर्स्ट कंपोनेंट का परपेंडिकुलर होगा। तो जो एंगल बनाएगा वो होगा ए कॉस थीटा, जो एंगल नहीं बनाएगा ए साइन थीटा। तो यदि मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इस पर आपने 30 न्यूटन फोर्स लगाया, या मान लीजिए 15 न्यूटन लगाया 30 डिग्री एंगल पर। आपसे पूछा जाए बताओ ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो
तो आपका आंसर होना चाहिए 15 cos 30। और इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा 15 sin 30। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूरा फिजिक्स में यूज होने वाला है। तो मैंने आपको शुरू में ही आपको सिखा लिया है, कभी भी किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं उसके टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। अब चलिए अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो जब वेक्टर्स को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट मिलता है वो स्केलर भी आता है और वेक्टर भी आता है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स में। फर्स्ट बोला गया स्केलर प्रोडक्ट और सेकंड बोला गया वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट हो रहा आप कैसे बताओगे, तो डॉट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए सपोज दी टू वेक्टर्स हैं और आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो और आप ऐसा लिख रहे हो ए डॉट बी, या फिर आप ऐसा लिख रहे हो वेक्टर ए क्रॉस बी, मतलब तय है कि ये डॉट लगा है इससे ये तय है कि जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। और जब आपने लिखा ए क्रॉस बी तो ये तय है कि इसमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसलिए हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं और स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए अपन ग्रेजुअली पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो देखिए ये वेक्टर ए बार, ये वेक्टर बी बार, और वेक्टर ए से बी के बीच का जो एंगल है वो सपोज थीटा। देखिए फिर से वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। व्हाट इज थीटा? एंगल फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज थीटा? एंगल फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। तो अब यदि ये थीटा है तो जो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस थीटा। इससे राइट एक क्लास में गधा बैठा हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि समझो, तो वो लिखता है। आप लोग में भी ऐसे ही होंगे कुछ लोग, यहाँ पर और अपना पेन चलाना, अरे भाई पहले समझ लो फिर नोट कर लो, सिंपल सी तो बात है। देखो यहाँ पर बच्चों ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर बी और ये एंगल है फ्रॉम ए टू बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है ये, यहाँ पर रट लो, होता ही है। टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही डिफाइन होता है। अब सेकंड देखिए क्या लिखा है, मान लीजिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 है और सपोज ये एंगल 30 डिग्री है। तो यदि मैं पूछूंगा ए डॉट बी तो आप क्या बोलोगे 3 इंटू 4 इंटू कॉस 30। अब 3 इंटू 4 कितना होगा 12 और कॉस 30 कितना जाएगा 1/2, तो सर √3/2 √3। चलिए एंगल को 60 मान लीजिए, 60 मान लीजिए, तो कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2, तो 3 इंटू 4 इंटू हाफ 12/2 6 आएगा। 6 आया मतलब कैसा प्रोडक्ट मिला है, स्केलर। 6 आई आता तो क्या बोलते हैं आप, वेक्टर। आई जेके के फॉर्म में मिलता तो वेक्टर, आई जेके के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है, मतलब स्केलर। तो इसमें बच्चों ये जो आ रहा है प्रोडक्ट वो स्केलर आ रहा है, इसलिए अपन इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब आगे देखो ये O है, ये P है और सपोज ये Q है। इस Q से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो QM। यदि मैं बोलूंगा आपसे A डॉट B तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू ये वेक्टर B है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड कितना है B विदाउट बार B। ये एंगल थीटा है, अब मैं पूछूंगा ये कितना होगा तो आपका आंसर हो जाएगा B cos थीटा।
और ये कितना होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी साइन थीटा। अब भी सिखाया मैंने, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं उसके टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, एक ये और सेकंड कंपोनेंट इसका ठीक परपेंडिकुलर होगा, उसी का ये लाइक वेक्टर है। तो जो कंपोनेंट एंगल बना रहा है इतना, वो बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। मतलब ये ओ एम यदि अपन बात करेंगे, बी कॉस थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं ओ एम। ओ एम यदि कभी ऐसा वेक्टर है इसको आप रिजॉल्व करोगे, इसका ये वाला कंपोनेंट यहाँ से जो हेड है उसके पॉइंट से यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इतनी लेंथ, यदि ये b होगा तो ये b cos थीटा होगा, ये लेंथ, और ये लेंथ यहाँ से दोगे तो ये b sin थीटा होगा, इतनी लेंथ b sin थीटा। ध्यान रखो इस चीज को। तो ये आ गया। अब मैं आपसे बोलूंगा a डॉट b, तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू OM। OM को क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। प्रोजेक्शन मतलब शैडो। यदि अपन मान लीजिए ये वेक्टर है और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बल्ब लगा दें, इस बल्ब की जो लाइट पड़ेगी वो लाइट से इतने पोर्शन में लाइट जाएगी, यहाँ पर शैडो आ जाएगी। ये शर्त इतनी कि बल्ब जस्ट ऊपर होना चाहिए, तो ये जो आएगा इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। यदि मान लीजिए सपोज आपके पास में कोई ये रॉड है और आप ऊपर से देख रहे हैं, तो ये जो लोएस्ट पॉइंट और ये हाईएस्ट पॉइंट, इसका जो आएगा उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, जस्ट टॉप व्यू, तो ये कहलाता है प्रोजेक्शन। तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा भी होता है। ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट, राइट। अब बच्चों ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कैसे प्रूव कर सकते हो आप, तो इसी में डायग्राम में देखो, यदि मैं बोलता हूं LHS, तो आप बोलोगे ए डॉट बी। मैं पूछूंगा ए डॉट बी क्या होगा, तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस थीटा, ये आप बताओगे। यदि मैं बोलता हूं राइट हैंड साइड, तो आप बोलोगे बी डॉट ए। भाई कॉम्यूटेटिव लॉ में आप बोल रहे ना, कॉम्यूटेटिव लॉ में लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया हुआ है बी कॉस थीटा। अब बी डॉट ए में क्या लिखोगे आप, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस। लेकिन अब एंगल कौन सा आएगा, क्योंकि अब फर्स्ट वेक्टर बी हो गया और सेकंड वेक्टर क्या हो गया ए। जब ए और बी के बीच का एंगल थीटा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो बी और ए के बीच का एंगल कितना होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली ये वाला होगा, क्योंकि आपको ऐसे ही चाहिए ना, एंटी क्लॉकवाइज ही चाहिए ना। मैंने बोला ना व्हाट इज थीटा, ए डॉट बी में व्हाट इज थीटा, एंगल फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब बी डॉट ए करोगे तो बी फर्स्ट वेक्टर हो गया, सेकंड वेक्टर ये हो गया, एंगल तो आपको एंटी क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा ना, पॉजिटिव डायरेक्शन। टोटल एंगल कितना है 360, उसमें से ये जो बोला था वो आपने कितना बोला था थीटा, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया 360 माइनस थीटा। तो यहां क्या आना चाहिए 360 माइनस थीटा। और आप लोगों ने ASTC मेथड पढ़ा है, तो आपको ASTC मेथड में पता है 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ। 360 क्या है 90 इंटू 4, तो ये जाएगा B इंटू A इंटू B इंटू A इंटू, ये कितना लिखा हुआ है 90 इंटू 4, 90 का इवन मल्टीपल, नो चेंज, तो कॉस की जगह कॉस जाएगा, थीटा की जगह थीटा जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कॉस कैसा होता है पॉजिटिव, तो कॉस थीटा।
तो जैसे ये 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60 था, अब ये 4 इंटू 3 इंटू कॉस 60, आप सॉल्व करके देख लीजिए, उतना ही आएगा। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, राइट। टू वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। आप लोग ये जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग को ये वेक्टर्स 12th में है, मैथ्स में डिटेल में, वहाँ भी बहुत काम आएगा। पर अभी से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे तो वहाँ बहुत मजा आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? ए डॉट बी प्लस सी, मतलब वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसके बीच में? बिटवीन बी एंड सी। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब इसको आप मान लीजिए, आप बोलेंगे सर ये कैसे फॉलो करता है, तो आप समझ सकते हो। एक वेक्टर ये ले लो ए, है ना, एक वेक्टर ये ले लो ए, एक वेक्टर ये ले लो बी, और एक वेक्टर ये ले लो आप सी। इसको नेम दे दो OP, इसको दे दो PQ, इसको दे दो QR। ठीक है। अब यदि आप LHS को सॉल्व करके देखो लेफ्ट हैंड साइड को, तो क्या आ रहा है? ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट, व्हाट इज ए बार? OP बार डॉट बी प्लस सी, व्हाट इज बी? PQ वेक्टर, व्हाट इज सी बार? QR वेक्टर, है कि नहीं? अब OP डॉट PQ प्लस QR PR, भाई एडिशन करो तो कहां से कहां करते हो? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकेंड। तो क्या जाएगा? PR का मतलब ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर। अब यदि मैं बोलूंगा OP डॉट PR, तो अब यहां पर OP डॉट PR बोलोगे तो क्या होगा? ये हो गया फर्स्ट वेक्टर, ये हो गया PR सेकेंड वेक्टर। अब आपको जैसा मैंने सिखाया था यहां पर A डॉट B क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन फर्स्ट। तो यहां पर भी आप बोलोगे तो यही तो बोलोगे, OP बार का मतलब हो गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू, यहां फर्स्ट वेक्टर ये सेकेंड वेक्टर है, तो मैंने बताया A डॉट B क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन फर्स्ट। तो इस PR का फर्स्ट वेक्टर पर प्रोजेक्शन, आप Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, R से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, इसको M लिख लो, इसको N। यदि मैं पूछूंगा PR का फर्स्ट वेक्टर ऑफ प्रोजेक्शन, तो आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसा आएगा PN, तो आप लिखोगे PN, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में देखो क्या लिखा हुआ है? A डॉट बी प्लस A डॉट सी, A डॉट बी प्लस A डॉट सी, ये लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करो तो A डॉट बी क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट। तो A डॉट बी में फर्स्ट वेक्टर A है, तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, B क्या है? सेकंड वेक्टर, तो क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट। तो B का प्रोजेक्शन क्या आएगा फर्स्ट वेक्टर पर? ये B का PM दिख रहा है, कितना आएगा? PM। तो यहां पर लिखोगे आप PM प्लस A डॉट C, तो A डॉट C में फिर से क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ C बार ऑन A बार। तो C बार का प्रोजेक्शन क्या दिख रहा है आपको? MN। क्या दिख रहा है? MN। तो इसका मतलब जाएगा A कॉमन निकल गया, तो PM प्लस MN। तो ये आएगा A इंटू
Pm प्लस Mn को क्या लिख सकते हो? Pn। देखो आप यहाँ डायग्राम पर Pm प्लस Mn, Pn आपने यहाँ भी किया था, तो एक्चुअली में ये OP सही मायने में क्या था? A ही तो था फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो A इंटू पी एन, यहाँ भी क्या है? A इंटू पी एन। इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। नेक्स्ट, कभी भी टू वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कैसा प्रोडक्ट होता है? क्या मिलता है? स्केलर प्रोडक्ट। इसलिए डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। कैसा मिलता है? स्केलर क्वांटिटी। तो कभी भी टू वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, मैंने बोला ना मल्टीप्लिकेशन दो तरीके के होते हैं। पहला मेथड है जिसमें वेक्टर को मल्टीप्लाई करते तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? स्केलर क्वांटिटी। अब कैसे पहचानोगे? तो डॉट लगाकर रिप्रेजेंट कर देते हैं। डॉट लगा है मतलब प्रोडक्ट क्या आएगा? स्केलर, मतलब उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन यदि अपन वेक्टर ए क्रॉस बी लिख देते हैं तो तय हो जाता है कि उसमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। तो अभी फिलहाल अपन क्या पढ़ रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो मैंने आपको सिखाया यहाँ पर कि कोई वेक्टर ए है ओपी और कोई सेकंड वेक्टर है बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। तो ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। फिर मैंने ये भी बताया आपको कि कभी भी टू वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट। प्रोजेक्शन का मतलब होता है सेकंड वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर पर शैडो, राइट। फिर थर्ड मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, मींस ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? बी डॉट ए। फिर मैंने आपको फोर्थ प्रूफ करके बताया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ, टू वेक्टर्स हैं यदि सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? जीरो। यदि टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो थीटा कितना होगा? जीरो। अब यदि थीटा जीरो होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मान लो ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, मतलब आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। अब थीटा जीरो है तो यहाँ कॉस जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो कितना होता है? 1। तो इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू जाएगा मॉड ए इंटू ऑफ मॉड बी। और ये टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का कैसा प्रोडक्ट है? मैक्सिमम प्रोडक्ट है, क्योंकि 1 जो है वो कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। अब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू रखकर मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट कैसा मिलेगा? मैक्सिमम। तो इस वक्त जो प्रोडक्ट मिलता है डॉट प्रोडक्ट वो मैक्सिमम होता है। पर यदि मैं क्वेश्चन करूं आपसे आई डॉट आई, पूछूं कि आई डॉट आई कितना होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए मॉड आई इंटू कॉस जीरो, क्योंकि सबको पता है व्हाट इज आई? यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। अब आई डॉट आई लिख रहा हूं तो ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। यहां पर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और दोनों वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस है तो थीटा कितना जाएगा? जीरो। और सबको पता है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू मॉड आई कितना लिखोगे? 1 इंटू 1, और कॉस जीरो भी कितना होता है? 1। तो आई डॉट आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो जैसे आई डॉट आई 1 होता है वैसे ही जे डॉट जे भी कितना होता है? 1। के डॉट के भी कितना होता है? 1। तो याद रखो आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, राइट। देखो बच्चों, जैसे मैंने जब टू वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बताया ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अपन नेक्स्ट देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स।
यदि ये वेक्टर्स मान लीजिए 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर है और आपसे क्वेश्चन किया जाए बताओ इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, तो आपके लिए बहुत सिंपल है भाई, थीटा 90 हो गया, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू ऑफ कॉस 90, कॉस 90 मतलब 0, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। कभी भी अभी आगे सीखोगे टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, पर यदि टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपने निकाला और बाय द वे उसकी वैल्यू 0 आ गई, मतलब ये प्रूफ हो गया कि जो दोनों वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं परपेंडिकुलर। तो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको मेरी बात समझ में आएगी, पर अभी आपको बेसिक थ्योरी याद रखना है कि टू वेक्टर्स जो हैं यदि परपेंडिकुलर हैं मतलब हमको क्या करना है, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखना है। यदि टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया मतलब दोनों प्रोडक्ट्स एक दूसरे कैसे हैं परपेंडिकुलर। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि बताओ आई डॉट जे कितना होगा, तो आप बोलोगे मॉड आई मॉड जे इंटू कॉस 90। क्यों कॉस 90? क्योंकि ये व्हाट इज आई यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, व्हाट इज जे यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, मतलब एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और दूसरा वाई एक्सिस के, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसी होती है परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के कैसे हैं परपेंडिकुलर, तो cos 90 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब i डॉट जे की वैल्यू क्या आएगी 0। तो जैसे i डॉट जे 0 होता है वैसे ही j डॉट के भी 0 होगा, क्योंकि ये भी दोनों परपेंडिकुलर, एक y एक्सिस के डायरेक्शन में एक z एक्सिस के डायरेक्शन में, वैसे ही i डॉट के भी 0 होगा क्योंकि एक x एक्सिस और एक z एक्सिस, x एक्सिस और z एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए बच्चों इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0, राइट। मान लीजिए सपोज बच्चों ये लास्ट प्रॉपर्टी जो थी वो मेरे ख्याल से 5th नंबर की थी ना, 5th थी 6th थी, 6th, नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, इफ ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के और वेक्टर बी बार इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। सपोज ये बच्चों टू वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k, वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 7k सपोज। तो ऐसा ना करके थ्योरी के फॉर्म में अपन करें ताकि आपको फॉर्मूला मिल जाए। तो मान लीजिए ये वेक्टर है और ये वेक्टर, इनका अपन डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो ए डॉट बी, तो क्या करोगे आप ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट, यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब यदि इनको मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो ए एक्स आई को जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई प्लस इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा ए एक्स बी जेड आई डॉट के प्लस, फिर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर हो जाएगा ए वाई बी एक्स आई डॉट आई, नहीं ए वाई जे ना, सॉरी जे डॉट आई, जे डॉट आई प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस फिर ए वाई बी जेड जे डॉट के प्लस, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस फिर ए जेड के बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड के
पी जेड के डॉट के, ऐसा आ जाएगा। अब भी थोड़ी देर पहले अपन ने प्रूफ किया था आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के क्या होता है 1, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो ये बच्चों 1 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा जे डॉट जे, और यहां पर 1 हो जाएगा। लेकिन आई डॉट जे कितना होगा 0, क्योंकि कौन से वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर, आई अलोंग द एक्स एक्सिस और जे अलोंग द वाई एक्सिस। फिर आई डॉट के भी 0 हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर है, एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन और एक जेड एक्सिस, ये भी 0 हो जाएगा। जे डॉट आई वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये भी 0 हो जाएगा। जे डॉट के, ये भी 0 हो जाएगा। के डॉट आई, ये भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देखिए ए डॉट बी अपन ने सॉल्व किया तो हमको मिल रहा है ए एक्स बी एक्स प्लस, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो जाएगा। फिर ये वाला ए वाई बी वाई, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ए जेड बी जेड, के डॉट के क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से यदि टू वेक्टर्स को अपन मल्टीप्लाई करते तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। और ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है आप देख रहे हैं आई जेके के टर्म्स में नहीं है। आई जेके के टर्म्स में होता तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, आई जेके के टर्म्स में नहीं है, मतलब स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये दोनों वेक्टर्स को अपन ने मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट कैसा मिला, स्केलर, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। कैसे पहचानोगे तो डॉट लगा देते हैं, डॉट से समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी। अब यदि हम चाहें तो इतना यदि मैंने समझा दिया है तो आप डायरेक्ट जो है, अब कैसे आया ये तो समझाया, आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो कि यदि ये वेक्टर है तो ए डॉट बी, इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो आई के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये हो जाएगा। मतलब यदि अपन यहां पर बात करें इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, जिस बेसिस पर आपने ये निकाला है उससे, तो फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 प्लस माइनस 4 इंटू 7। तो इसका मतलब ए डॉट बी ये कितना हो गया 8 प्लस 15 माइनस 28, इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू, आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर माइनस 28 प्लस 8 माइनस 20 माइनस 5। मतलब जो प्रोडक्ट मिला है वो आई जेके के टर्म्स में नहीं है, मतलब कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों अपन को देखना है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो टू वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट, उसके लिए आपको ऐसा प्लेन इमेजिन करना पड़ेगा, और इस प्लेन में मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर ए है और ये सेकंड वेक्टर बी है, और ए से बी के बीच का एंगल है थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर प्रोडक्ट, वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है, और कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। इसको हम लोग बोलते हैं इन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। तो कभी भी टू वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द गिवन वेक्टर लाइज। इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। जैसे ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या था, ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। लेकिन चूंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी, तो अभी फिलहाल ये चीज जो लिखी है ए बी साइन थीटा केवल क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। और यदि इसी को अपन मल्टीप्लाई करते यूनिट वेक्टर से, एन मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में,
तो अब इसमें मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया, क्योंकि ए बी साइन थीटा जो मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट वेक्टर लिखा है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 है, 10 इंटू 1 करोगे तो 10 ही आएगा ना। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 15 है तो 15 इंटू 1 15 ही होगा, तो मैग्नीट्यूड के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पर ऐसा लिखने से डायरेक्शन डिसाइड हो गया। क्या डायरेक्शन? नॉर्मल टू द प्लेन इन विच द गिवन वेक्टर लाइज। Thus the cross product of two vectors, it is always normal to the plane in which the given vector lies, and it is always passing through their point of intersection. तो कभी भी टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो गिवन वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें वेक्टर लाई करते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड बच्चों, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो जैसे प्रूफ करना है तो आप प्रूफ कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड लो तो आपको मिल जाएगा ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ये जो वेक्टर्स वगैरह के जो वीडियोस हैं उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगे जो सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। अभी हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सीक्वेंस में नहीं होंगे, जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, उनको थोड़ा टफ लगेगा और पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। मत पढ़ो। जहां आप पढ़ रहे हो आपका लेवल गिर चुका है। जब आपका एग्जाम आएगा और उस वक्त जब आपको जरूरत पड़ेगी ना, या बीच बीच में जब आपको वेक्टर्स की दिक्कत हो रही होगी, तब आप क्या करना, फिर इसी वीडियो को फिर से देखना आप। तब आपको कुछ समझ में आएगा कि अरे ये सब चीजें सर ने जो सिखाई हैं उसके कारण हमको ये फिजिक्स बन रही है, नहीं तो अदरवाइज नहीं बन रही। तब आपको उस वक्त उस दिन महत्व समझ में आएगा। शुरुआत में 10 से बच्चे जब 11th में आते तो मस्ती भरी हुई रहती है, तो वो उस चैप्टर की डेप्थ को नहीं समझ पाते हैं और टीचर को भी नहीं समझ पाते हैं। तो अभी आप बढ़िया हैं, यदि वीडियो के हेल्प से आप पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया है। पर यदि आप चाहते हैं बिल्कुल आपको 2 इंटू 2 और 4 की बात की जाए 2 इंटू 3, तो वो तो बहुत पुरानी क्लास में हो गया। आप 11th में हो, आपका कुछ लेवल है, यदि आप अपने लेवल को ही नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर बात अलग है। तो थोड़ा तो आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप हायर लेवल पर 11th में पढ़ रहे हो कुछ, तो सबसे पहले यदि आप चाहते हैं तो पूरा सीक्वेंस में ढंग से पढ़िए वेक्टर से। पहले मैं देखता हूँ कई बच्चे जो हैं वो देखते तो थर्ड लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो हम सोचते हैं भैया तुम्हारा क्या बोले, अब हम मूवी भी देखने जाते होगे तो इंटरवल के बाद बैठ जाया करो, तो फिर देखो कितनी समझ में आएगी आपको। सीक्वेंस में देखते हो ना, पहले फर्स्ट ऊपर भी चढ़ते हो तो पहले एक स्टेप, फिर दूसरी स्टेप, फिर तीसरी, तब तो ऊपर की मंजिल में पहुंचते हो। कि पहले 5वीं पे चढ़ जाते हो, फिर दूसरी पे जाते हो, फिर तीसरी पे जाते हो, तो बस बंदा टाइप नाचते रहोगे। तो बेटर ये है बच्चों कि उसको सीक्वेंस में पहले फर्स्ट लेक्चर देखो और सिस्टमेटिक देखो। कई बच्चे देखता हूँ वो स्पीड बढ़ा लेते हैं, 2 की स्पीड पे देखते रहते, फटाफट 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 सोचते जल्दी से खत्म हो जाए बस। तो यदि आपको खत्म ही करना है चैप्टर तो फिर काहे के लिए पढ़ लो, पहला वाला शब्द पढ़ो, लास्ट वाला पढ़ लो, हो गया, खटिया खड़ी हो गई, बिस्तर गोल हो गया। जब पढ़ रहे हो तो कंसंट्रेट करके पेशेंस के साथ में पढ़ो। एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि ढंग से समझ में आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर यदि अपन अब जरा समझें इसको, अपन क्रॉस प्रोडक्ट को ना लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए क्रॉस बी, तो क्या जाएगा ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर इन द नॉर्मल डायरेक्शन। जैसा मैंने सिखाया उसके हिसाब से ये हो गया। लेकिन यदि मैं बोलूंगा नहीं भाई RHS लेते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि यहां पर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए प्रूफ करना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखा तो ये आया। अब बी क्रॉस ए को सॉल्व करके देखो क्या आता है। देखो बी क्रॉस ए, तो आपको लिखना पड़ेगा बी इंटू ए इंटू साइन। देखो जब मैंने ए क्रॉस बी बोला था तभी बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर
into sin theta. What is theta? Angle from first vector to second vector in the positive direction. पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को क्या मानते हैं? पॉजिटिव। जब b क्रॉस ए ले रहे हो तो इसका मतलब फर्स्ट वेक्टर क्या हो गया? b, सेकंड वेक्टर क्या हो गया? a, और आपको b से a के बीच का एंगल लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला एंगल होगा। ये पूरा एंगल कितना होगा? 360, उसमें से ये थीटा है, तो स्वाभाविक ये वाला एंगल कितना हो गया? 360 माइनस थीटा। तो यहां पर क्या लिखोगे फिर? साइन 360 माइनस थीटा इंटू यूनिट वेक्टर इन द नॉर्मल डायरेक्शन। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चों को मैं बोलूंगा साइन 360 माइनस थीटा तो नहीं बता पाएंगे, इसलिए क्योंकि आपने शुरू में सीक्वेंस में नहीं पढ़ा, मैंने ASTC मेथड सिखाया हुआ है। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे बड़ी बात, आसाटी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो उसमें बेनिफिट ये मिले। और प्लेलिस्ट से पढ़ो। प्लेलिस्ट में आप देखिए मैंने 4 प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एक क्लास 11th फिजिक्स की, एक क्लास 11th मैथ्स की, क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 12th मैथ्स, वो तो छोड़ो। तो आप जब फिजिक्स को क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट को, तो आपको पूरे सीक्वेंस में चैप्टर्स मिलते जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे अभी मैं डालते जा रहा हूँ चैप्टर्स वैसा, क्योंकि पुराने जो मेरे पास 350-400 वीडियो थे, मेरे पास भी और दूसरों के पास भी, वो सब NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। अब चूंकि पूरा सिलेबस चेंज हो गया है, तो लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो मैं डाल रहा हूँ आपके NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे मेरी क्लास में होते जाएगा आपके पास भी पहुँचेगा, तो आप सीक्वेंस में पढ़िए। तो मैथ्स में भी एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री में ASTC मेथड आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, दोनों में जरूरत पड़ती है। तो ये साइन 360 माइनस थीटा ये कितना होता है ASTC मेथड में, जिनने पढ़ा है उनको पता होगा। भाई ये 360 है मतलब 90 into 4, इवन मल्टीपल ऑफ 90। इवन के केस में बताया मैंने नो चेंज, तो साइन की जगह साइन आएगा, थीटा की जगह थीटा आएगा। अब यहाँ साइन लगना है, तो आपको पता है ये 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? 4th। भाई पूरा रिवॉल्यूशन करोगे तो क्या होगा? 360, आपका ये एंगल कितना? 360 माइनस थीटा, मतलब इससे कम, तो 4th क्वाड्रेंट। और 4th क्वाड्रेंट में तो आपको मान लो फर्स्ट के लिए A होता है, S के लिए, सेकंड के लिए S, थर्ड के लिए T और फोर्थ के लिए C। तो इस क्वाड्रेंट में केवल क्या पॉजिटिव होता है? कॉस। साइन 360 माइनस थीटा, साइन की वैल्यू क्या रहेगी? माइनस इंटू यूनिट वेक्टर इन द नॉर्मल डायरेक्शन। मतलब यहां पर हो जाएगा माइनस b इंटू ए इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर इन द नॉर्मल डायरेक्शन। ये तो मैग्नीट्यूड है a और b। मान लीजिए a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4, तो आप यहां पर लिख रहे हो 3 इंटू 4 तो भी 12 होगा, और यहां पर 4 इंटू 3 करोगे तो भी 12 होगा, और साइन थीटा भी आ गया। पर अब यदि अपन चाहें तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, बी ए को आप ऐसा लिख सकते हो, ए बी भी लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? माइनस ऑफ, आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड किया था तो ये था ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, और राइट हैंड साइड में माइनस ऑफ। यार आप इसकी जगह पर चाहो तो क्या लिख सकते हो आप? ए क्रॉस बी। ये किसकी वैल्यू है? ए क्रॉस बी। तो यहां पर आ जाएगा ए क्रॉस बी। इसका मतलब बी क्रॉस ए जब आपने सॉल्व किया तो फाइनली क्या आया? माइनस ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए भी वेक्टर है और ए क्रॉस बी भी वेक्टर है, लेकिन आपको मालूम ए क्रॉस बी किस तरफ है? अपवर्ड। तो बी क्रॉस ए कैसा होगा? माइनस की वजह से डाउनवर्ड। हालांकि ये जो बी क्रॉस ए है और ए क्रॉस बी दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट। मतलब ये कौन से वेक्टर है? अपोजिट वेक्टर। एक यदि अपवर्ड होगा तो दूसरा डाउनवर्ड। इक्वल मैग्नीट्यूड होगा लेकिन अपोजिट। इसका मतलब है माइनस साइन लगाया, मतलब हम बोल सकते हैं बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ऑफ ए क्रॉस बी। इक्वल होता तो क्या होता है? दोनों वेक्टर्स कैसे होते हैं? लाइक वेक्टर हो जाते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो बच्चों जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, और इससे आपको एक और बात समझ में आ रही कि ए क्रॉस बी यदि अपवर्ड होगा तो बी क्रॉस से डाउनवर्ड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में।
जब ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है तो स्वाभाविक है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो नहीं करता, इसलिए अपन को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट जरा समझो आप, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है लेकिन थीटा 0 है। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब थीटा 0 का मतलब दोनों वेक्टर्स कैसे हो गए? सेम डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हो। तो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट यदि फाइंड करोगे तो थीटा यदि 0 होगा तो साइन 0 कितना होगा? 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। मतलब जो आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड b इंटू साइन 0 इंटू यूनिट वेक्टर, और यह आ जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू ऑफ 0। लेकिन कभी भी टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये 0 क्या होना चाहिए? वेक्टर। इसीलिए यहां पर बार लगेगा और इसलिए 0 वेक्टर डिफाइन किया गया है। जब मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया था तब आपको समझाया था कि 0 वेक्टर पॉइंटेड वेक्टर होता है, इससे डायरेक्शन पता नहीं चलता, लेकिन मजबूरी है हमारी। भले पॉइंट से आपको डायरेक्शन कहाँ होगा, इससे डायरेक्शन पता चलेगा, लेकिन ऐसा वेक्टर आप कर दोगे तो इससे डायरेक्शन कहाँ पता चल रहा है। लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि टू पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0। और कभी भी टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए इसको हमने डिफाइन किया 0 वेक्टर को भी। तो बच्चों ध्यान रखिए, पैरेलल वेक्टर्स जैसे अपन को टू वेक्टर्स, उनका अपन ने डॉट प्रोडक्ट निकाला, 0 आ गया, मतलब प्रूफ हो गया कि वेक्टर्स कैसे हैं? परपेंडिकुलर। ऐसे यदि टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, कैसे निकालते हैं अभी मैं सिखाऊंगा, पर यदि वो निकाला आपने और यदि वो 0 आ गया, मतलब दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल वेक्टर्स। कभी भी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0। कभी भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। यदि मैं आपसे बोलता हूं i क्रॉस i, तो आप तुरंत बोल देंगे 0, क्योंकि दोनों कैसे हैं? लाइक वेक्टर्स, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, ये कैसा होगा? 0। बात समझ रहे हैं आप? जैसे i डॉट i कितना था, j डॉट j कितना था, k डॉट k कितना था? 1। लेकिन i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k इज 0। फोर्थ, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब अपन दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्या निकालना चाह रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको क्लियर है यहां पर a क्रॉस b, मॉड a मॉड b इंटू साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर इन द नॉर्मल डायरेक्शन, यही बोलोगे आप। लेकिन आपको पता है a क्रॉस b मॉड a इंटू मॉड b, साइन 90 कितना होता है? 1, यूनिट वेक्टर इतना आएगा, इतना आएगा। यदि मैं आपसे बोलता हूं i क्रॉस j, ये कितना आएगा? तो i क्रॉस j क्या बोलोगे आप? मॉड i मॉड j साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर इन द नॉर्मल डायरेक्शन, ऐसा बोलोगे आप, क्योंकि i एक्स एक्सिस के डायरेक्शन और j वाई एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90। तो इसका मतलब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो ये तीनों सबका प्रोडक्ट मिलाकर क्या जाएगा? 1। तो i क्रॉस j इज इक्वल टू 1 आ रहा है। लेकिन ये तो वेक्टर होना चाहिए, और वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? तो आपके सामने है, यदि मान लीजिए सपोज ये x एक्सिस है, चलिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये i हो गया यूनिट वेक्टर, ये j हो गया। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन मतलब xy प्लेन के परपेंडिकुलर। xy प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होती है? z एक्सिस। मतलब i और j का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? अलोंग z एक्सिस। वही जाती है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1। तो आपको मालूम है z एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है वो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? k से। इसका मतलब i क्रॉस j को हम लोग क्या लिख सकते हैं? k।
भाई टू वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी। तो आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, लेकिन होना चाहिए वेक्टर। वेक्टर किस डायरेक्शन में? अलोंग जेड एक्सिस। तो हमने क्या लिख दिया? के। जब आई क्रॉस जे मैंने के बताया है, तो यदि मैं पूछता हूं आपसे जे क्रॉस आई, तो आप क्या बोलोगे? माइनस ऑफ आई क्रॉस जे, यही बोलोगे ना आप, क्योंकि आपने प्रूफ किया है कि भाई एक बी क्रॉस ए क्या होता है? माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए क्या होता है? माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस ऑफ आई क्रॉस जे। लेकिन आई क्रॉस जे तो आप निकाल चुके थे, तो आप इसका मतलब जे क्रॉस आई को क्या लिख सकते हो? बोलो, माइनस के। तो बच्चों आई क्रॉस जे क्या होता है? के। जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के। तो कैसे याद रखोगे ये? तो याद रखने का तरीका ये है, सर्किल बनाओ। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यहां लिखो आई, यहां लिखो जे, और यहां लिखो के। ये प्लस है, मतलब आई क्रॉस जे क्या होगा? के। जे क्रॉस के क्या होगा? आई। के क्रॉस आई क्या होगा? जे। देख रहे हो ना, आई क्रॉस जे क्या बताया मैंने? के। तो आई क्रॉस जे के। जे क्रॉस के क्या होगा? आई। के क्रॉस आई क्या होगा? जे। इसका उल्टा, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। तो आपको याद ही नहीं रखना पड़ेगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, राइट? तो ये लगभग क्रॉस प्रोडक्ट तो हो गया बच्चों। बस एक लास्ट मुझे बताना है कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं। जैसे ए डॉट बी कैसे फाइंड किया था? टू वेक्टर्स थे, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला था आपने? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। आई के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया था, प्लस जे के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया था, प्लस के। ऐसे ही अपन ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं सिखाता हूं। पहले आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों जैसे अपन ने डॉट प्रोडक्ट निकाला था ना टू वेक्टर्स का, वैसे अपन को टू वेक्टर्स का क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और सेकेंड वेक्टर है बी बार इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इन दोनों का अपन को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो एक तो तरीका वैसे ही है कि आप पहले ये वेक्टर लिखो क्रॉस, फिर सेकंड वेक्टर निकल, फिर पहले आई को इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर जे को मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपको पता है आई क्रॉस आई कितना होगा? 0। जे क्रॉस जे कितना होगा? 0। के क्रॉस के कितना होगा? 0। फिर जहाँ पर आई क्रॉस जे वाली टर्म होगी वहाँ पर के लिखोगे। तो ऐसे करके सॉल्व करोगे, पर वो बड़ा मेथड है। शॉर्टकट मेथड है कि अपन को यदि टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो डिटरमिनेंट मेथड से निकालो। ये डिटरमिनेंट एक्चुअली में मैथ्स में तुम लोगों को 12th में है, पर लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो है वो आप 11th में सीख सकते हो, तो उससे आप फास्ट निकाल लोगे। तो कैसे करते हैं? तो ये देखो डिटरमिनेंट कैसे करते हैं इसको। तो दोनों में आई जे के है, तो आई जे के इसको अपन फर्स्ट रो में लिखते हैं। फिर ए एक्स ए वाई ए जेड, तो ए एक्स ए वाई ए जेड, और बी एक्स बी वाई बी जेड इसको यहाँ लिखते हैं बी एक्स बी वाई बी जेड। इनको इस तरीके से अपन डिटरमिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? अभी समझाने में जरूर टाइम लगेगा, पर अब समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम सबसे पहले आई लिखते हैं। जब आई लिखते तो आई वाली रो छोड़ देते, आई वाला कॉलम छोड़ देते हैं, और बाकी जो बचे हुए उनको डिटरमिनेंट फॉर्म में ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। ये जो डिटरमिनेंट था थर्ड ऑर्डर का है। थर्ड ऑर्डर का मतलब 3 रो 3 कॉलम, और ये जो है वो 2 रो 2 कॉलम। तो पहले आई, फिर उसके बाद माइनस जे, ऐसे ही होता है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो जो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट है वो प्लस चलता है, फिर सेकंड एलिमेंट के लिए माइनस, फिर थर्ड एलिमेंट के लिए फिर प्लस। तो माइनस जे लिखो। जब जे लिखोगे तो जे वाली रो छोड़ दोगे, जे वाला कॉलम छोड़ दोगे, तो फिर क्या बचा? ए एक्स ए जेड, ए एक्स ए जेड, बी एक्स
बी जेड प्लस के, अब के लिखोगे, जब के लिखोगे तो के वाली रो को छोड़ दोगे के वाला कॉलम, तो फिर क्या जाएगा आपका ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, राइट। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो था आई, फिर हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ए वाई बी जेड, फिर माइनस लिखते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी वाई ए जेड, ऐसा ही आगे कंटिन्यू करते हैं माइनस जे इंटू, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, फिर माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पी एक्स ए जेड प्लस के, फिर के में भी ऐसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स बी वाई माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी एक्स ए वाई। तो आपको दिख रहा है कि जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो जो भी आया है वो आई जे और के टर्म्स में आया है, मतलब कैसा प्रोडक्ट मिला, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर क्वांटिटी। मुझे समझाने में टाइम लगा है, लेकिन देखो आप, मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, देखो कितनी जल्दी फास्ट कर लोगे आप। ये देखो ए बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, बी बार इज इक्वल टू सपोज 4i माइनस 3j माइनस 2k। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, ए क्रॉस बी। तो मैंने आपको सिखाया आई जे के, क्या लिखोगे 2 3 4, फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे 4 माइनस 3 माइनस 2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करना आपके लिए आसान हो गया। आई या तो पूरा फॉर्मूला रटिए इतना बड़ा, इसमें गलती होने के मैक्सिमम चांस है, एक भी इधर से उधर हो गया और आपका गलत हो जाएगा, पर इसमें गलती नहीं होगी। आई लिखा, आई वाली रो को छोड़ दीजिए, आई वाले कॉलम को, पहले इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 माइनस माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12 माइनस 12, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, फिर माइनस जे, जब जे लिखेंगे तो जे वाली रो को छोड़ दीजिए जे वाले कॉलम को, और इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस के, तो जब के लिखेंगे तो के वाली रो के वाले कॉलम को, तो 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 4 इंटू 3 12। तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया, इन वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट निकला तो डेफिनेटली आ जाएगा 6i, और यहाँ पर माइनस 20 माइनस प्लस 20j और माइनस 18k। समझाने में टाइम लगा लेकिन सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा। और ये टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट देखिए आप, आई जे के टर्म्स में, मतलब कैसा हम प्रोडक्ट मिला, वेक्टर, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो टू अपन कभी भी वेक्टर्स में ऐसा नहीं बोलते a इंटू बी, यदि आप a इंटू बी बोलेंगे तो वो मीनिंग लेस है, पता ही नहीं चल रहा उससे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं बोलते a इंटू बी, या तो बोलते हैं a डॉट बी या फिर बोलते हैं a क्रॉस बी। यदि आप a डॉट बी बोल रहे हैं मतलब प्रोडक्ट जो मिलने वाला है वो कैसा प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी, और आपने बोला a क्रॉस बी मतलब जो प्रोडक्ट मिलने वाला वेक्टर क्वांटिटी। यदि आप a डॉट बी कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। लेकिन यदि a क्रॉस बी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डिटरमिनेंट की हेल्प लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो बच्चों ये हो गया वेक्टर्स। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट लेसन में प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन प्लेन में आपकी तीन चीजें हैं, उसमें से वेक्टर्स हो गया, अपन नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन देखेंगे।